बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं हम। सो हमने एसी ब्रिजेस स्टार्ट किए हुए थे और कल हमने उसमें से मैक्सवेल ब्रिज, पहले हमने कंडीशंस के बारे में पढ़ा कि एसी ब्रिज में चूँकि मैग्नीट्यूड और फेज़ एंगल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए मैग्नीट्यूड का कंडीशन भी आप लोगों ने फुलफ़िल करना होगा और उसके बाद एंगल का, फेज़ एंगल का जो वो है कंडीशन है, वो भी फुलफ़िल करना होगा। सही। तो कंडीशन के बाद फिर हमने मैक्सवेल ब्रिज पढ़ा। सही। और मैक्सवेल ब्रिज में हमने अननोन रेजिस्टेंस और अननोन इंडक्टेंस को कैलकुलेट किया था। अच्छा, इसके बाद हमने हे ब्रिज पढ़ा और हे ब्रिज में हमने उसमें भी हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस और अननोन इंडक्टेंस को मेजर किया। इन दोनों में फ़र्क ये था कि मैक्सवेल ब्रिज में नॉन R1 और नॉन C1 ये दोनों पैरेलल में थे और हे ब्रिज में फिर ये दोनों सीरीज़ में होंगे। ठीक है। तो इसकी वजह से कैलकुलेशन में कुछ चेंजेस हुई थी, तो वो कल हमने पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, आज जो है हम शेयरिंग ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं। शेयरिंग ब्रिज में इससे पहले हमने इंडक्टेंसेस फाइंड किया। शेयरिंग ब्रिज में हम अननोन कैपेसिटेंस को फाइंड करते हैं। देखिए ये अब सी एक्स, आर एक्स, सी एक्स, अब नाउ द कैपेसिटेंसेस आर अननोन। तो हमने शेयरिंग ब्रिज के ज़रिए अननोन कैपेसिटेंस को फाइंड करेंगे। ठीक है। सो द शेयरिंग ब्रिज, one of the most important AC bridges, is used extensively for measurement of capacitors. कैपेसिटर्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। Although the sharing bridge is used for capacitance measurement in a general sense, it is particularly used for measuring insulating properties, that is the phase angle vary nearly 90 डिग्री। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ जो कैपेसिटर में होती हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, द बेसिक सर्किट अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर। ये है सर्किट अरेंजमेंट उसकी। इसमें दो कैपेसिटेंस नोन है, C1 और ये C3, ये नोन है। ठीक है। और R1 और R2 भी नोन है। ओके। And the inspection of the circuit shows a strong resemblance to the comparison bridge. Notice that ARM1 now contains a parallel combination of the resistor and the capacitor. ARM1 कौन सा होता है? ये होता है ना। ठीक है। ARM1 में R1 और C1 ये दोनों पैरेलल में है, जिसमें C1 वेरिएबल है। इससे पहले अगर आप देखें बाकी ब्रिजेस में, तो उसमें R1, देखिए R1 वो होता था, वेरिएबल होता था। यहाँ पे भी देखें R1 वेरिएबल है, मैक्सवेल में भी R1 वेरिएबल और है में भी R1 वेरिएबल जबकि शेयरिंग में C1 जो है वो कैपेसिटेंस वेरिएबल है, R1 ये फिक्स्ड है। ठीक है। ओके। The standard capacitor is usually a high quality mica capacitor for general measurement work or an air capacitor for insulation measurement. माइका का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। दो कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, इनके बीच ये रखा जाता है ताकि इसकी स्टोरेज की कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया जाए। ये इससे यानी लास्ट सेमेस्टर में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रखने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। सही। सो ये कह रहे हैं कि माइका भी आप यूज़ कर सकते हैं एज ए इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और एयर भी यूज़ हो सकता है। यानी कुछ भी ना रखें तो बस एयर होगा, फिर उसकी डाइलेक्ट्रिक जो परमिटिविटी है वो 1 के बराबर होगी। ए गुड क्वालिटी माइका कैपेसिटर हैज़ वेरी लो लॉसेस, नो रेजिस्टेंस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वो चूँकि माइका कैपेसिटर में लॉसेस बहुत कम होती है, इसलिए वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। सही।
और वो जो है यानी फेज एंगल 90 डिग्री तक प्रोवाइड करता है। एन एयर कैपेसिटर when designed carefully has a very stable value and very small electric field. The insulating material to be tested can easily be kept out of any strong field। ये तो कह रहे हैं कि अगर आपने इंसुलेटिंग मटेरियल की डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ को मेजर करना है तो उसके लिए फिर आप लोगों को एक स्टेबल कैपेसिटर चाहिए जिसमें स्टैंडर्ड डायलेक्ट्रिक मटेरियल लगा हो। सही है। सो अब हम उसकी कंडीशन की तरफ आते हैं। ये है द बैलेंस इक्वेशन derived in usual manner by substituting the corresponding impedances and admittances values. In general, we obtained zx is equal to z2 z3 y1। अगर आप लोगों को याद हो तो ये मैक्सवेल का भी यही वो था। ठीक है, कंडीशन था। देखिए यहाँ पे मैक्सवेल का zx is equal to z2 z3 y1 सर यहाँ पे भी है z2 z3 y1। ठीक है ना। सो शेयरिंग का भी मैक्सवेल ब्रिज की तरह कंडीशन है। अच्छा, अब वन बाय वन हम पुट करते हैं। अच्छा, जेड एक्स जो है वो ये है। ठीक है, ये जेड एक्स है तो दोनों सीरीज़ में है। तो जब दोनों सीरीज़ में है तो इसलिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आर माइनस जे एक्स सी। अच्छा, और आपको पता है एक्स सी किस चीज़ के बराबर है? आर माइनस जे 1/, ओमेगा सी या 1/2 पाई एफ सी। ठीक, तो ये हुआ। ठीक है, तो ये हुआ जेड एक्स, तो ये आर एक्स हो जाएगा और सी एक्स हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू आर टू। अब जेड टू जो है वो आर टू है, जेड एक्स जो है वो तो ये है कि यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। जेड टू जो है वो आर टू है, ये वाला। ओके, जेड थ्री जो है वो क्या है? वो ये है। तो सी आपको पता है सी जेड नहीं है। अगर मैं ये लिखूँ जेड थ्री इज इक्वल टू सी थ्री तो ये क्या होगा? गलत होगा। जेड थ्री इज इक्वल टू सी थ्री नहीं है। ठीक है, जेड थ्री इज इक्वल टू क्या है? एक्स सी, एक्स सी है, एक्स सी थ्री आप कह सकते हैं। एक्स सी जो है वो बराबर है 1/, माइनस जे। ठीक है, और ओमेगा सी, इसलिए ये हुआ माइनस जे ओवर ओमेगा सी थ्री। ये हुआ जेड थ्री। सही। ओके, और अब ये है वाई वन। वाई वन आपको पता है ये रिसिप्रोकल है जेड वन का, तो इनका ठीक है ना उल्टा लेना है, यानी रेसिप्रोकल लेना है। सही। तो आर का रेसिप्रोकल क्या है? 1/r है। आर वन का रेसिप्रोकल 1/r1 है, क्योंकि वाई है ना, तो वाई तो आपको पता है रेसिप्रोकल में लिया जाता है। और 1/, माइनस माइनस जे ओवर ओमेगा सी, इसका रेसिप्रोकल क्या है? तो ओमेगा सी जब ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा सी बन जाएगा। ठीक है, और माइनस जे, ठीक है, ये प्लस जे बन जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री जब ऊपर चला जाता है तो ये एट एन एंगल ऑफ प्लस डिग्री बन जाता है नोमिनेटर में। तो ये होगा ओमेगा सी एट एन एंगल ऑफ प्लस 90 डिग्री। तो ये नहीं, इसका मतलब है कि ये अब प्लस जे होगा, तो प्लस जे ओमेगा सी वन, ये हो। ओके, सो
तीनों वैल्यूज़ हमने चारों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये एक्सपेंड करें, यानी एक्सपेंड का मतलब है कि ब्रैकेट को सॉल्व करें। ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो यहाँ ये ब्रैकेट सॉल्व करना तो आसान है, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें प्लस लगा हुआ है। तो इन सब को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इन सब को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। सही है, ओके। सो ये आपको पता है क्या बन जाएगा, माइनस जे ओवर, अच्छा R2 भी ऊपर है, माइनस जे R2 और नीचे है R1 ओमेगा C3, ये बन जाएगा। ठीक है, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन से हुआ। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जे स्क्वेयर आपको पता है -1 के बराबर है, और माइनस यहाँ पे भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जे स्क्वेयर बिल्कुल गायब हो जाएगा, यानी उसकी बजाय -1 आ जाएगा, और -1 जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो तो प्लस आ जाएगा। अच्छा, तो ये हुआ R2। ठीक है, R2 ऊपर है, ओमेगा और C1 ऊपर है, नीचे क्या क्या है, नीचे है ओमेगा और C3 है, तो ओमेगा भी कैंसिल हो सकता है, तो ओमेगा भी कैंसिल होगा। ये देखें, ये है, ये वाला हो गया। ठीक है, और ये वाला हो गया। इसको आगे पीछे इसलिए लिखा है क्योंकि ये इमेजिनरी है, इसके साथ जे है तो ये इमेजिनरी हो गया, और उसके साथ जे नहीं है तो इसलिए ये रियल हो गया। तो क्या मतलब हुआ, जब हम रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करेंगे तो ये वाला रियल है, ठीक है, और ये वाला इमेजिनरी है, यानी RX रियल है और CX को फाइंड करने के लिए इमेजिनरी, क्योंकि इसके साथ जे है, तो इसलिए इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और इसको इसके साथ, रियल रियल के साथ कंपेयर होता है और इमेजनरी इमेजनरी, तो इसलिए अगर आप नीचे देखें लिखा है रियल, ये वाला, इसके साथ सिर्फ ये वाला टर्म दिया है रियल वाला, जो कि क्या है R2C1/C3, यही है R2C1/C3। ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, जब यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे माइनस होगा तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा। अच्छा, जे जे भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को कंपेयर करें ना तो माइनस माइनस भी कैंसिल, जे जे भी कैंसिल, और ओमेगा ओमेगा भी कैंसिल, तो 1/C3 आ जाएगा। यहाँ से देखें 1/CX वो बराबर होगा R2 ओवर ये यहाँ से C3 R1। ठीक है ना, तो चूंकि हमें तो CX चाहिए, ये तो 1/CX है, तो इसको उल्टा कर दें, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा कर देंगे, आपको ये रूल पता है। सही, सो CX बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, तो R2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और C3 R1 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया CX यहाँ पे नहीं। सही, तो इससे आप CX को फाइंड कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, एक और जो AC ब्रिज है वो है वीन ब्रिज, और वीन ब्रिज फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। The Wien bridge is presented here not only for its use as an AC bridge to measure frequency but also for its application in various other useful circuits. We find
For example, a Wien bridge is in the harmonic distortion analyzer where it is used as a notch filter. नॉच फिल्टर आपको पता है वो फिल्टर कहलाता है जो कि किसी खास सिग्नल की किसी खास पल्स को अलाउ करता है और बाकी सबको ब्लॉक करता है, उसको कहते हैं नॉच फिल्टर। तो ये कह रहे हैं कि वीन ब्रिज जो है ये हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर, ये फाइनल टर्म में हम पढ़ेंगे, सही है। तो ये इसमें वीन ब्रिज यूज़ हुआ है, किसके तौर पे यूज़ हुआ है? एज ए फ़िल्टर यूज़ हुआ है, फ़िल्टर के तौर पे। और कौन से फ़िल्टर के तौर पे? एक आपको पता है लो पास फ़िल्टर होता है जो कि लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है, लो को पास करता है। लो पास नाम से ज़ाहिर है, लो पास फ़िल्टर लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है और हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है। और दूसरे किस्म के होते हैं हाई पास फ़िल्टर, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है और लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है। और एक है बैंड पास फ़िल्टर, यानी एक ख़ास बैंड को अलाउ करता है और आगे पीछे उसको ब्लॉक करता है। एक चौथा है, फोर्थ है बैंड स्टॉप फ़िल्टर, ठीक है। और फिफ्थ है नॉच फ़िल्टर, तो इन्होंने नॉच फ़िल्टर का वो किया। वैसे आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये जो है लो पास फ़िल्टर का ग्राफ है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये लो फ्रीक्वेंसीज सबसे पहले जो आएंगी वो लो फ्रीक्वेंसीज होंगी, नहीं ये लो फ्रीक्वेंसीज हैं और ये वाले फिर हाई हैं। तो हाई के को पास नहीं कर रहा, इसकी वैल्यू को ज़ीरो कर रहा है, तो ये इसलिए ये लो पास फिल्टर का आउटपुट होगा। हाई पास का फिल्टर का आउटपुट इस तरह होगा, लो को पास नहीं करेगा, ज़ीरो आंसर देगा और हाई को फिर पास कर देगा, ठीक है ना। बैंड पास फिल्टर जो है एक ख़ास बैंड को अलाउ करेगा और बाकी आगे पीछे को ब्लॉक कर देगा। और बैंड स्टॉप जो है वो बैंड को स्टॉप करता है। आप कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक स्टॉप कर दो और बाकी को स्टॉप ना करो, उसको अलाउ करो, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको स्टॉप किया हुआ है और बाकी को आगे पीछे को अलाउ कर रहा है, ये इसका उल्टा है। ये दूसरे आप एक दूसरे के उल्टे हैं, रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अच्छा, नॉच फिल्टर यहाँ पे जिक्र आया, नॉच फिल्टर किस तरह होता है? बस एक ख़ास पल्स को, छोटे से पल्स को, इनपुट के एक पल्स को अलाउ करता है और बाकी सबको ब्लॉक करता है। ओके, ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए हुआ। अच्छा, इसका जो सर्किट है वो कुछ यूँ होगा, ये है, सही है। C1 R1 आर्म 1 में लगे हुए हैं, आर्म 2 में R2 लगा हुआ है, R3 में C3 और R3 पैरेलल में है, ठीक है। और R4 में R4 लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो R1 भी नोन है, C1 C2 C3, यानी C3 भी नोन है, रेजिस्टेंसेस भी नोन है और कैपेसिटेंसेस भी नोन है, तो फिर इसमें अननोन क्या है? इसमें किसी में X नहीं लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे भी 1 1, इसका मतलब है कि ये नोन है। जिधर X लिखा हुआ होता है वो अननोन कहलाता है, इसमें कहीं पे भी X नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हम रेजिस्टेंसेस, इंडक्टेंसेस या कैपेसिटेंस को फाइंड नहीं कर रहे हैं। ये जो ब्रिज है ये ख़ास तौर पे फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये फ्रीक्वेंसी को किस तरह मेजर करेगा तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, सो वही वाला फार्मूला है, सही है, जो हमने पहले पढ़ा था, यानी ये Z2 इज इक्वल टू Z1 Z4 और ये Y, ठीक है, Y3। सो R2 आपको पता है ये हुआ, ठीक है, और इज इक्वल टू R1 जो है Z1 वो ये है। ये दोनों सीरीज़ में आपको पता है R1 प्लस R1 माइनस जे एक्स ही होगा, R1 माइनस जे एक्स सी, ठीक है, और एक C1 होगा। तो ये फिर वही बात है कि R माइनस जे और एक्स सी को सी के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ओमेगा C1 आ जाएगा, ठीक। ये हुआ Z1, ओके। सो ठीक है, R1 माइनस जे ओवर ओमेगा C1, ये Z1 हुआ। Z4 ये है R4 और ये 1 ओवर है, ठीक है ना।
जो वाई है ये, तो वाई जो है वो 1/r3, और इसका जब 1 हम लेंगे तो वो सीधा हो जाएगा, यानी जे ओमेगा माइनस जे जो है वो प्लस हो जाएगा। ये इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो ये 1/ओमेगा था, तो ये अब ओमेगा बन गया 1/c3 था, तो अब ये c3 क्योंकि रेसिप्रोकल लेना है, सही। ओके, सो एक्सपेंडिंग दिस एक्सप्रेशन यानी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट आपको पता है, अब ये जो है इस R4 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, और इस R4 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद 4 टर्म्स आ जाएंगी, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो फिर उनको बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो इससे आप लोगों को ये आ जाएगा R1 R4 ओवर R3, ठीक है जी। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सो R4J ओवर ओमेगा C1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -j, ये आ जाएगा, ठीक है ना, इसे ही आता है -j/4 डिवाइडेड बाय ओमेगा C1R3, ठीक है। अच्छा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो जे स्क्वेयर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास R4J ओमेगा C3, जे आपको पता है जे वो, अच्छा ओमेगा, ये वाला ओमेगा इस ओमेगा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो C3 आ जाएगा डिवाइड बाय C1, सिंपल है, ठीक है। अच्छा, और फिर जब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो R1J ओमेगा C3 ये वाला इंटू R4, ये आ जाएगा। तो 1 2 3 4 टर्म्स आ गई, सही है। अब इसमें रियल कौन कौन से हैं, तो रियल आपको पता है कि जिसके साथ जे नहीं होता वो रियल होता है। ये भी रियल है, ये भी रियल है, इसके साथ जे है तो ये रियल नहीं है, इसके साथ भी जे है तो ये रियल नहीं, ये भी रियल है। तो रियल को सिर्फ लिखिए, ठीक है। तो R2 इसके बराबर हुआ, विच रिड्यूसेस टू, इसके बराबर हुआ, सही है। अगर आप R4 को हर उस पर डिवाइड करें, यहाँ पे भी R4 डिवाइड करें, यहाँ पे भी R4 डिवाइड करें, और यहाँ पे भी R4 डिवाइड करें, ये R4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये R4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और R4 यहाँ पे आ जाएगा। तो R2 ओवर R4 इज इक्वल टू R1 ओवर R3 C3 ओवर C1, ये आ गया रियल से। अब इमेजनरी, देखिए अगर आप पिछले उसमें चले जाएं तो इमेजनरी ये है, ठीक है ना। जे ओमेगा इज दिस और ये माइनस जे है, तो एक प्लस जे है और एक माइनस जे। जब इक्वल टू की दूसरी साइड पर चले जाएंगे तो एक ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और जे जे कैंसिल हो जाएंगे, सही। एक जे यहाँ पे एक जे यहाँ पे, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ये ओमेगा इसके साथ कैंसिल नहीं होता क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, सही। सो यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इसकी ओमेगा की वैल्यू है 2πf, ठीक है ना, और इस ओमेगा की वैल्यू है 1/2πf। तो जब इसको मैं लिखूंगा तो आपको पता है कि इसको इधर ले आऊँगा तो 4π² f स्क्वेयर हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये बाकियों को इधर ले आए, इन सब को इधर ले आए, सिर्फ f को एक साइड पे कर दें, तो ये हो जाएगा R4 ओवर C3 R1 R4 C1 और R3, R4 ऊपर भी है R4 नीचे भी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। R1 R3 C1 C3 ये आ जाएगा, ठीक है, और ये भी आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे f फाइंड करना है, तो f स्क्वेयर इज इक्वल टू, एफ स्क्वेयर को यहाँ पे रहने दें और बाकियों को उधर ले जाएं, तो 4π और यहाँ पे C1 C3 R1 R3 ये रह जाएगा, ठीक है।
अब मुझे एफ फाइंड करना है, तो एफ यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। तो जब यहाँ पे करेंगे तो ये एफ आ जाएगा। 4 पे जब स्क्वायर रूट अप्लाई होगा तो वो 2 हो जाएगा। पाई स्क्वायर पे जब स्क्वायर रूट अप्लाई होगा तो वो सिर्फ पाई हो जाएगा। और इनमें स्क्वायर नहीं है तो बस ये एज इट इज़ रह जाएंगे, तो 1 ओवर और इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। C1 C3 R1 R3। तो फ्रीक्वेंसी को आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो हमने वो किया तो वो भी, अगर आपको R1 या R3 चाहिए तो वो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, सही। अगर ये कह रहे कि R1 और R3 बराबर हैं और C1 और C3 भी बराबर हैं, तो फिर ये यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है, यानी C3 के बजाय भी C1 लिखते हैं तो C1 स्क्वायर हो जाएगा, और R3 की बजाय R1 लिखते हैं तो R1 स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए ये आ सकता है। अगर तो ये, अब ये कह रहे हैं कि इन मोस्ट द Wien bridge the components are chosen such that R1 is equal to R3 and C1 is equal to C3, ठीक है। तो फिर ये वाला सीन होगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कोर्स। और कोर्स के साथ मिड टर्म का कोर्स भी वाइंड अप हो गया है। सो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कहीं भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? ओके, अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला हुआ तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। ओके, ये रहा आप लोगों का अटेंडेंस। ओके, 15 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है इसको सर हम चेक कर लेंगे, अगर कोई मुश्किल हुई तो फिर जी। आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। इसको सर जी हम स्टडी कर लेंगे, अगर कोई मुश्किल हाँ, हुई आप तो लोग फिर स्टडी आपके कर साथ लें, ग्रुप में ठीक है। लेके फिर। अगर आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पर्सनल में मुझसे वो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके अच्छा, सर, मैं ओके अभी एक थैंक यू सर। असाइनमेंट भी अपलोड कर रहा हूँ, तो एक हफ्ता टाइम मैं आप लोगों को दूंगा, तो वो उसमें भी आप उसको भी कर लें, ठीक है। ठीक है सर। और जिस असाइनमेंट पे टाइम आउट हो जाए तो फिर इसके लिए वो रिक्वेस्ट ना करें कि इसका टाइम एक्सटेंड करें, बस उसके ऊपर कट ऑफ लग जाता है, सही है। तो एक हफ्ता काफ़ी टाइम होता है, उसमें कर लिया करें, सही है। जी सर, वो पिछले वाले असाइनमेंट के बारे में सर ज़्यादातर लड़कों को पता नहीं था सर। तो उसका भी तो मैंने क्लास में बताया था, मैं क्लास में बता देता हूँ, तो अच्छा। जो स्टूडेंट्स अच्छा क्लास में ठीक होते है हैं वो सर। सुन लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग ठीक है पोर्टल सर। चेक किया करें, सही है। जी कभी सर कभी पोर्टल बिल्कुल। पे जाया करें, सही है। जी सर बिल्कुल। ओके।